अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? मैं अभी उमर से लड़ रहा था कि भाई आप अपने घर के मौसम को रेस्ट ऑफ द सिटी से कंपेयर ना किया करें। कोई बात है? हाँ, मतलब मैं ये अब ये बात भी ना कर सकूं कि हमारे यहाँ क्या मौसम चल रहा है। नहीं, when you are talking about the मौसम at your place, why can't I talk the मौसम? No, because you know I represent the rest of the city और आपके इलाके में मौसम कुछ और ही होता है। इलाके में मौसम कुछ और ही होता है। हाँ, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। खैर, द रेस्ट ऑफ द कराची की हम बात करेंगे। कल से एक्चुअली परसों रात और कल से जरा ठंड का इफेक्ट आना शुरू हुआ है। समझते हैं आप इफेक्ट जब आता है किसी चीज का तो आपको पता है ना क्या वजह होती है? कोयटे से हवाएं आती हैं। हम इंतजार शुक्र है आप कोयटे पे आई हैं, आप तो पहले साइबेरिया पे थी। नहीं, अब हम कोयटे पे आ गए हैं, तो कोयटे की हवाएं जो है ना वो आना स्टार्ट हो गई हैं। इट इज एक्चुअली वेरी चिली एंड आई वाज थिंकिंग कि आज आपको पता है ना स्कूलों में छुट्टियां भी स्टार्ट हुई हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस। क्यों नहीं छुट्टियां स्टार्ट हुई अभी? वैसे काफियों की हुई हैं। हाँ, आई नो। तो विंटर वेकेशन की जो बात हो रही होती है ना, तो वो एक्चुअली विंटर है। तो दैट इज वेरी नाइस। ये जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये एक्चुअली कोयटा के ही कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, जस्ट टू टेल यू। वो जो दिसंबर में लोग कह रहे थे ना, अभी दिसंबर आ गया है, आधा गुजर गया, सर्दी नहीं महसूस हो रही। सो इस्लामाबाद में भी आई स्पोक टू अ फ्रेंड, शदीद ठंड पड़ रही है। लाहौर में भी ठंड पड़ रही है। के नहीं है, लाहौर इज सो कोल्ड है, ठीक है, मगर वो जो एक्सट्रीम विंटर्स होती है ना दिसंबर में आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैसे होती जनवरी में ही आके है, वो स्टार्ट दिसंबर में। कराची में कल पहली दफा मैंने और कुछ और लोगों से भी बात हुई, सड़कों पे भी फाइनली कुछ लोग हुडी कोई जैकेट पहने हुए नजर आ रहे थे। सो या मौसम तब्दील हो गया है, मौसम तब्दील हो गया है। मूंगफली खाने का आपका गरम गरम जरा ताजी भुनी हुई हो तो उसका दिल चाह रहा है। People on bikes by the way have been wearing jackets and hoodies for a while. अर्ली मॉर्निंग वाले दोपहर में आपको जरूरत नहीं पड़ती थी, या रात में आप जाएं तो आपको जरूरत पड़ती थी। मैं ही हूं जिसको सर्दी लगती है, मतलब मुझे तो काफी देर से वैसे लगी रही है, बट एनीवे वी वोंट गेट इनटू दैट। आपसे हम मौसम का हाल कभी नहीं जानेंगे, आज ये डिसाइड हो गया बिकॉज हम रेस्ट ऑफ द सिटी आपको नहीं शामिल करते उसमें। यानी देखा है आपने कि कितनी खूबसूरती से भाई ने मुझे ऐसे करके अलहदा कर दिया। और अगर चलो मैं रेस्ट ऑफ द सिटी में ना भी रहती हूँ, बहुत दूर रहती हूँ, तो मैं अकेली तो नहीं वहाँ रहती ना, वहाँ और भी दुनिया आबाद है। क्या हो गया भाई मुझे पे? एनीवे, अच्छा भाई, हम बहुत खुश हैं आज, इसलिए भी खुश हैं क्योंकि पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम की है। और वो ये तारीख रकम की है कि हमने न्यूजीलैंड की सरजमीन पर न्यूजीलैंड को पहली मरतबा ओडीआई हरा दिया है। और दूसरा भी हम जीत जाते, बस हम जिसे कहते हैं ना, उसका मेंशन जरूर करना था। जीतते रह गए, लेकिन तीसरा क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ। और अच्छा, बाय द वे, और ये बात हम जीते भी किस तरह, सुपर ओवर में जाके। आप जरा उस मैच का वो आलम देखें कि बात शौक का तो के बाद सुपर ओवर तक पहुंच गई। और लड़कियां जो हैं उन्होंने अपने जिसको कहते हैं ना कि अपने विट्स, दे केप्ट देयर विट्स अबाउट देम, और वो जीत गई। सो दैट इज अमेजिंग। वरना आपको पता है कि एंड में जाके फिर इंसान थोड़ा सा बिफर भी जाता है, कुछ समझ नहीं आ रही होती, गलत डिसीजन मेकिंग हो जाती है। नथिंग लाइक दैट हैपेंड एंड वी एक्चुअली वन। सो हम ज़रा तफसील बताएंगे क्योंकि हम खुश हैं और हम जीते हैं। वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने पहली मरतबा न्यूजीलैंड की सरजमीन पे न्यूजीलैंड को ओडीआई में शिकस्त दी है। हमने टॉस जीत कर पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए। और पाकिस्तान विमेन ने में बिस्मा मारूफ की शानदार 68 रन की इनिंग्स की बदौलत 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर पाकिस्तानी हम न्यूजीलैंड ने बनाए थे और 251 रन बना सके। और स्कोर हो गया क्या? बराबर इक्वल हो गया। और फिर जी सुपर ओवर में पाकिस्तान विमेंस ने बगैर किसी नुकसान के 11 रन स्कोर किए। ये भी बड़ी वैसे ज़बरदस्त बात है कि एक ओवर चल रहा था वो, और उसमें 11 रन स्कोर किए। आलिया रियाज ने एक चौके की मदद से 8 रन बनाए। ये कैसे हुआ? बस हुआ ना। और फातिमा सना ने 2 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड विमेंस की टीम जो है वो सादिया इकबाल के सुपर ओवर में 8 रन बना सकी। इस कोशिश में इनकी दोनों बैटर्स आउट भी हो गई। सो हम ये मैच इस तरह से अपने नाम करने में कामयाब रहे। पीछे अच्छा, बाय द वे, ये मैच जीतने के बाद के थोड़े से मनाजिर, इतने ज़्यादा तो हम लोग तो स्पेक्टेटर्स तो इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट लुक एट द गर्ल्स, दे आर एक्सटैटिक। ये बहुत बड़ी बात है। दिस विल इनकरेज। आपने पीछे आसमान देखा पर्पल रंग का? मैं आगे लड़कियां देख रही हूँ फिलहाल, तो और वो सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा है ना। बहुत अच्छा। शाम ढल रही है या पता नहीं क्या मौसम है, क्या टाइम है दिन का,
जबरदस्त जीत के बाद लड़कियां भी पुरजोश हैं, टीम मैनेजमेंट भी मौजूद है। You know, it is historic सेलिब्रेशन भी उसके बाद कोई जबरदस्त होनी चाहिए। और न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं वो भी पहुंच गई हैं। मैं तो कहता हूँ आलू के पराठे लेके लड़कियों के लिए। वैसे बनता तो यही है, लेके आए कोई ना कोई आंटी जरूर लेके आई होंगी, आई एम श्योर। हाँ, वो लग भी रही हैं वो आलू के पराठे पराठे And the kids are there, you know, it is a good festive mood over there, and it's especially, you know, इतनी फरामानी से हमें जीत नहीं इस तरह आ रही होती। गर्ल्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग, डूइंग रियली वेल बट स्टिल स्ट्रगलिंग। तो उसमें ऐसी आपको जीत मिल जाए सुपर ओवर तक जाके, एक बड़ी फिल्मी किस्म की। अब जो है ना, मुझे लगता है वो समरात आना शुरू हुए हैं। हमने T20 सीरीज इस मरतबा जीती है न्यूजीलैंड से, पहली मरतबा इनफैक्ट T20 सीरीज जीती है हमने न्यूजीलैंड से। और इससे कबल जो है ODI में वाहिद कामयाबी हमने 2017 में हासिल की थी। सो न्यूजीलैंड में उनके होम ग्राउंड उसके बाद फिर ड्रेसिंग रूम में दोनों टीमें भी मिली ना एक दूसरे को, जबरदस्त। तो अच्छा, बड़ा मेरा ख्याल है माहौल भी बड़ा अच्छा होगा। सेशन हुआ डेफिनेटली। न्यूजीलैंड की वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी पता चल गया होगा, नजर आ गया होगा कि दिस इज आल्सो, यू नो, नॉट टू टेक लाइटली पाकिस्तानी वुमेन्स टीम। तो फिर कुछ गप्पे शप्पे भी लग रही हैं। So happy, I'm so glad that the world is in Monville and so are we, and the times have changed कि हम There are girls are there, and the national TV पे बैठ के हमारी टॉप स्टोरी लड़कियों की क्रिकेट की जीत है। बहुत जबरदस्त, you know, कितनी जबरदस्त ये बात है। और ये मजे की बात है कि हमने, आप लोगों को भी पता ही होगा, लेकिन इवन ड्यूरिंग आवर करियर फॉर द पास्ट 10-15 सालों में हमने ये थोड़ा सा खिसक के जिसको कहते हैं ना कि सफर तय किया है। एग्जैक्टली, ये सफर तय किया है। एंड वी हैव ऑल बीन अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि पहले तो हमारे रनडाउन में कोई लड़कियों की स्पोर्ट्स की खबरें होती ही नहीं थी, क्योंकि लड़कियों की कोई खास स्पोर्ट्स ही नहीं हो रही होती थी। तो अब दिस इज अ वेरी वेरी बिग चेंज and it's amazing. You know, it has been a long journey for them, for us as well. So हमारी लिटरली हमें लग रहा है कि हम इस जीत का हिस्सा हैं, क्योंकि हम सालों से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, खेल की खबरें हों, दुनिया की खबरें हों, पॉलिटिकल खबरें हों, लेकिन जब हम जब वो अपनी जगह खुद बनाए ना ये खबर, और कि there is nothing else we can talk about but that, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। I knew, we knew कि हमने यहीं से शो शुरू करना है, because this is big news, this is the biggest news. अच्छा, और इससे पहले भी लड़कियां माशाल्लाह हर फील्ड में इतना ज़बरदस्त करना स्टार्ट हो गई हैं ओवर द इयर्स, या फिर एटलीस्ट नुमायां हो गई हैं कि दैट इज, वी आर फोर्स्ड टू, यू नो, टॉक अबाउट इट। लेकिन अच्छी खबरें अभी होती हैं ख़त्म, और अब हम मेंस क्रिकेट पे आ जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, और माशाल्लाह उसकी बात क्या एक्सपेक्ट कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में वैसे? I don't know. What were you expecting this by the women in New Zealand? ये भी आप कह सकती हैं, लेकिन तो मतलब एक एक्सपेक्टेशन तो इंसान अच्छी रखता ही है ना। लड़कियों ने हमें ऐसा जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दिया। वी वुड हैव लाइक दैट फ्रॉम द मेन एज वेल। चलिए, इसके बाद हमारे लड़कों ने न्यूजीलैंड भी जाना है, उसके बाद लड़कियां तो जबरदस्त करके आ गई हैं। अब लेट्स सी कि वो क्या करते हैं वहाँ पे। तो अभी आपको पता है ना, खैर अब ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं न्यूजीलैंड से। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, या मैनेजमेंट की फैसला साजी की सलाहियतों पर गौर करेंगे, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम के इंतखाब पर जो मामला बना हुआ है, गालिबन सरदर्द ही बना हुआ है, उस पर भी बात कर सकते हैं। मौजूदा क्रिकेट अजीबो गरीब से मसाइल में उलझी हुई है। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान होने जा रहा है, मगर हालत यह है कि कौमी T20 टीम के लिए काबिल भरोसा मिडिल ऑर्डर बैटर दस्तयाब नहीं है। इस पे 10 सेकंड का साइलेंस बनता है। नहीं छोड़े, इस पे क्या साइलेंस देना, आगे चलते हैं और आपको बताएं कि साबिक कप्तान शोएब मलिक सिलेक्शन कमेटी के प्लान में शामिल नहीं, और शादाब खान, एहसानुल्लाह, नसीम शाह फिटनेस मसाइल से दो चार। भाई वो फिट करो भाई। और ऑलराउंडर इमाद वसीम रिटायर हो चुके हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था साफ साफ, आपको याद ही होगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज इनसे बिल्कुल खुश नहीं, और T20 स्क्वाड में उनकी शमूलियत होती है या नहीं कुछ कहना मुश्किल है। टेंशन ही पड़ी हुई है हर एवेन्यू पे। न्यूजीलैंड में T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी, और सोचें क्या मुरायल होगा अभी आगे न्यूजीलैंड जाने का, जब ऑस्ट्रेलिया में ये हाल हो रहा है। वसीम जूनियर की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं जरूर हैं, लेकिन इंजरी की वजह से खेल नहीं पा रहे। और यही हाल है हमारे स्पिनर अबरार अहमद का, जो कि वसीम जूनियर की तरह ऑस्ट्रेलिया में ही फिट होने का इंतजार कर रहे हैं। नाइस प्लेस टू बिकम फिट। क्या फैसला कर रही है, अब लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच, लेकिन अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और पर्थ टेस्ट में शिकस्त का पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ है कि स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान को 10% जुर्माना भी आयद किया गया है। सी
और टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स भी कम कर दिए गए हैं। इमेजिन, पाकिस्तान ने मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम करवाए थे और टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान 22 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और इसकी कामयाबी का तनासुब 61.1% है। बाय द वे, चैंपियनशिप रेटिंग की बात करें तो लड़कियों की उधर ज़बरदस्त हो गई है। सो पर्थ टेस्ट में जिस तरह शिकस्त का हमने सामना करना पड़ा है, अगले मैचेस में किसी गैर मामूली कारकर्दगी के आसार कम ही हैं और दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो टीम के अनाउंसमेंट में मसले मसाइल नजर आ रहे हैं, उस पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? याहिया, प्लीज मेक सेंस फॉर अस, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी गिनवा दी हैं और आप हमें ज़रा डाइसेक्ट करके, बाइफिकेट करके, एक्सप्लेन करके बताएं बारी बारी, मतलब क्या कुछ हो रहा है। हाँ, और अभी हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में हाल है, आगे हमने सिलेक्शन करनी है न्यूजीलैंड के लिए। मैं तो सोच रही हूँ इवन द प्लेयर्स देमसेल्व्स मस्ट बी सो डिसअपॉइंटेड कि हम वैसे ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और आगे भी जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी है। या अस्सलाम वालेकुम हुमा और अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। और आपने पाकिस्तान वुमेन्स टीम के हवाले से गुफ्तगू की और बहुत एनर्जेटिक आप लग रही थी वुमेन्स टीम की इस शानदार कारकर्दगी पर, जिस तरह आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, करना भी चाहिए और बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान ख़वातीन टीम की कारकर्दगी को आपने अपनी टॉप स्टोरी बनाया। आज मैं अपने शो में भी इसको टॉप स्टोरी ही बनाऊंगा। बात दरअसल ये है कि दूसरी तरफ जो आपने तस्वीर कशी की है कि जी बड़े पैथेटिक मामलात हैं, बड़ी घू मगू की कैफियत है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी घू मगू की कैफियत है। आप 28 साल में ऑस्ट्रेलिया में 18 टेस्ट मैच हार गए हैं, 15 मुसलसल टेस्ट मैच हार गए हैं। वो जो आपके लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम नहीं कर सके, इंतजामुल हक नहीं कर सके, मिसबाउल हक नहीं कर सके, मोहम्मद यूसुफ नहीं कर सके, वो आप अचानक कप्तान बनने वाले शान मसूद से उम्मीद कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। और दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड के हवाले से तस्वीर कशी कर रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड के लिए जो टीम बन रही है उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स है। कोई इफ एंड बट्स नहीं है, बल्कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, जिस तरह आपने टेस्ट टीम में उनको रिस्पेक्ट दी, आमिर जमाल आपको खेलते हुए दिखाई दिए, डेब्यू पर उन्होंने 6 आउट किए, आपको खुर्रम शहजाद खेलते हुए दिखाई दिए, सेम आपको अब डोमेस्टिक T20 के परफॉर्मर पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम में परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और कौन कौन है यहाँ जिनके नाम आप हमें बता सकते हैं डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो हमारी नेशनल T20 टीम में अब नजर आएंगे इन द टूर ऑफ न्यूजीलैंड? जी बिल्कुल, पेशावर के लिए खेले हैं डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट और पेशावर की टीम सेमीफाइनल में हार गई थी एबटाबाद से। उनके कैप्टन रहे, फिर इफ्तिखार के आने के बाद वो कैप्टन नहीं रहे, साहबजादा फरहान। 492 रन उन्होंने स्कोर किए और 3 T20 वो पाकिस्तान के लिए बाय द वे जिम्बाब्वे में खेल चुके हैं। जी बिल्कुल। और अब वो पहले कराची किंग्स से खेले थे पाकिस्तान सुपर लीग में, अब लाहौर कलंदर में शामिल हुए हैं अपनी शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। वो पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल होने जा रहे हैं। उसके अलावा 3 विकेट कीपर्स के साथ पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है न्यूजीलैंड और मोहम्मद हारिस जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हैं, वो टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। और रिजवान के साथ जो 2 विकेट कीपर टीम का हिस्सा होंगे, साहबजादा फरहान और पाकिस्तान के एक्स कैप्टन मोइन खान साहब के फर्जंद हैं आजम खान। So आजम is making a comeback? जी बिल्कुल, आजम कमबैक नहीं कर रहे। आजम, अगर आपको याद हो, इस साल अप्रैल में जब हम अफगानिस्तान के साथ शारजा में T20 सीरीज खेले थे, उस टीम का भी वो हिस्सा थे। तो एक बार फिर वो पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं। और उसके अलावा जो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच है उमर गुल, उनके नेफ्यू हैं अब्बास आफरीदी, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 2023 में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की थी, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वो पाकिस्तान टीम में शामिल हो रहे हैं 6ठे फास्ट बॉलर की हैसियत से। क्योंकि आमिर जमाल जिन्होंने 6 आउट किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट पर्थ, वो भी पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये रिलेटिवली न्यूअर टीम हम इसको क्या कह सकते हैं? ऑफ कोर्स दे हैव ऑल दिस एक्सपीरियंस जो कि आपने सारा मेंशन किया, बट टू बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल स्क्वाड तो फ्रेश ही कहेंगे ना सेटिंग। उसकी बुनियादी वजह है हुमा, और बुनियादी वजह यह है कि इस साल अगले 6 महीने बाद 2024 जून जुलाई में हमने ICC वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करना है, जो कि अमेरिका में मुनक्किद होना है। तो अभी से उसकी फॉर्मेशन बनाने के लिए जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं और उस तनाजुर में जो है वो खिलाड़ियों का पूल बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान टीम को सिर्फ न्यूजीलैंड में 5 T20 नहीं खेलने, पाकिस्तान सुपर लीग के बाद अप्रैल 2024 में काउंटर टूर के लिए न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। 5 या 6 T20 मैच हो
तो इस तनाजुर में यहाँ पर नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, उन खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है। हम लोग बड़ी बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को आपका रिस्पेक्ट देंगे, तो ये बॉक्स से स्टिक होने जा रहे हैं। अच्छा, जो पुराने हैं और जो अनफिट हैं उनके बारे में क्या खबरें हैं? शादाब, नसीम एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब कब तक ये दस्तयाब होंगे पाकिस्तान टीम को? देखें अब्दुल्ला, नसीम तो पाकिस्तान के गेम प्लान में है, इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर हैं। और नसीम आपको पता है कि अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पिक हुए हैं और वो आपको पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। और जल्दी नहीं कर रहे चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज। जहां तक आपने बात की है शादाब खान की, उनके लिए आगे आने वाले दिन मुझे इतने आसान लग नहीं रहे। उनके लिए आप कह लें कि अभी डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट वो खेले थे पिंडी के लिए, और वहां पर फाटा के खिलाफ मैच में, फाटा उनके खिलाफ मैच में 4 ओवर में उनको 40 रन पड़ गए थे और फिर वो पाँव की इंजरी की वजह से अनफिट हो गए और अब 4 हफ्ते उनको दरकार है और वो नहीं जा रहे पाकिस्तान टीम के साथ। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी, ख्याल था कि शादाब खान को टीम के साथ रखा जाए, उनका रिहैब किया जाए, बट मना हो गया कि नहीं जी, जब आप फिट ही नहीं है तो फिर टीम के साथ आप क्या करेंगे ट्रैवल करके। और उनकी लक आप कह लें कि अबरार अहमद जो कि उनके सबसे बड़े अब मुकाबले पर आ गए हैं, वो अनफिट हो गए और मुझे नहीं लग रहा कि वो ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉल डालते हुए दिखाई देंगे। वो मोस्ट प्रोबेबली आपके टीम में होते, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो होंगे। तो हो भी सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ज़का अशरफ की ऑडियो भी कुछ ट्रेंड कर रही है, आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, एक नामालूम खातून या शख्स, या ये क्या माजरा है? अब्दुल्ला, मुझे तो हंसी आ रही है। पहले तो हमारे सियासतदानों की ऑडियो लीक होती थी, अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि ज़का अशरफ की ऑडियो हो गई है। अब बात दरअसल ये जो ज़का अशरफ बात कर रहे हैं इसके अंदर, ये बात उन्होंने तो ऑन एयर आके टेलीविजन पर कही है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जिस पर बहुत ज्यादा वावेला हुआ था। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो तला रहमानी साहब हैं, मुझे तो लगता है कि इंज़मामुल हक ने नहीं, ये तला रहमानी साहब ने टीम मुंतखब की है। वो इस ऑडियो में भी यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम के 8 से 9 प्लेयर जो है वो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर हैं और उनके साथ मुआहदे के अंदर हैं, वो ये बात कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस ऑडियो में है वो ये है कि उनका कहना यह है कि हमने बाबर आजम को कहा था कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दें और रेड बॉल क्रिकेट की कप्तानी को कंटिन्यू करें। तो बाबर आजम ने कहा कि मैं रेड बॉल टीम की कप्तानी को भी कंटिन्यू नहीं करूंगा। 2 मरतबा बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया एज ए कैप्टन ट्रैवल कर चुके हैं, तो इस मुश्किल दौरे में उनको जाना चाहिए था एज ए कैप्टन, बट उनका सवाबदीदी इख्तियार था कि वो जाते या ना जाते। उन्होंने कहा कि मैं एज ए कैप्टन नहीं जा रहा। और वो शान मसूद, जिनकी टीम में भी जगह जो थी वो कंफर्म नहीं थी, आपने उनको कप्तान बना दिया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो बली का बकरा बन गए। मैं लेकिन दोनों हाथों से उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल दौरे में अपने करियर को दांव पर लगाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कप्तानी को और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं इस मुश्किल दौरे में कप्तानी करता हूं। या ये तला रहमानी का बार बार जिक्र होता है, तो आज जरा ये बात हो ही जाए कि ये कौन है। मतलब अगर इतने ज्यादा प्लेयर्स अपेरेंटली इनके और वो तहकीकाती कमेटी भी तो बनी थी ना, इंजमाम वाली थी, वो सारा मामला तो पता नहीं वो भी बताएं। और ये तला रहमानी की बैकग्राउंड तो बताएं, कौन है, कहां से आ गए और इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो गया? हुमा, पहली बार मैंने इनका नाम सुना था जब इंज़मामुल हक नजम अजीज सिटी के क्रिकेट बोर्ड में आज से कुछ 7 साल पहले चीफ सिलेक्टर बने थे। और उस वक्त ये खबरें आती थी कि जी इंज़मामुल हक के वो मैनेजर हैं और उनकी एक प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है। और उस वक्त ये बातें ज़बान ज़दे आम थी कि जी जितने भी प्लेयर इंज़मामुल हक साहब मुंतखब कर रहे हैं वो सब इनके इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। फिर इंज़मामुल हक 2019 के बाद चीफ सिलेक्टर नहीं रहे और उसके बाद जो है वो बात होती रही। फिर इंज़मामुल हक के वो पर्सनल मैनेजर थे, ठीक है, लेकिन जब इंज़मामुल हक दोबारा चीफ सिलेक्टर बने तो फिर यही बात आई कि जी तला रहमानी साहब, कंपनी, वो सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और फिर ये इतना ज़्यादा शोर मचा और बात यहाँ तक पहुंची कि जब वर्ल्ड कप के दौरान चौधरी ज़का अशरफ जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि भाई ये इंज़मामुल हक ने टीम सेलेक्ट नहीं की है, ये टीम तो तला रहमानी ने ऐसा लगता है सेलेक्ट की है, क्योंकि जितने खिलाड़ी उनके इन्फ्लुएंस में हैं, जितने खिलाड़ी जो हैं उनकी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, वो सारे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के अंदर हैं। तो यहाँ से बात जो है वो खराब हुई और फिर इंज़मामुल हक जिन्होंने तो तहकीकाती कमेटी जो तहकीकात कर रही थी या करनी थी, कुछ 6 रुकनी कमेटी थी, मतलब ठीक ठाक सीरियस मामला था। पाकिस्तान में जो है ना कोई भी वाकया हो जाता है ना
तो उस वाकये के बाद जो है एक तहकीकाती कमेटी बन जाती है। लेकिन याया आपका और हमारा तो काम है ना कि हम उस तहकीकाती कमेटी के बारे में पूछते रहें और खबर और सुनगुन लेते रहें और पीछे पड़े रहें। लेना ही चाहिए ना वैसे। बिल्कुल होना तो बिल्कुल चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो इंतजामुल हक का क्रिकेट बोर्ड के साथ चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन इसीलिए तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए क्योंकि तला रहमानी तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ना, उनके खिलाड़ियों के साथ मुआहदे हैं और बात जो है ना वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिरे तक जानी चाहिए। बात जो है वो एंड होनी चाहिए कि ये मामला है क्या। अगर ये इतना संजीदा मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट को इतना इफेक्ट कर रहा है, ताल्लुकात यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो फिर ऊँट किसी करवट जरूर बैठना चाहिए। अच्छा याया, अभी आप कह रहे थे कि शान मसूद को चलें जी, ज़बरदस्त उसने जिम्मेदारी कबूल की। जिम्मेदारी क्या एजाज़ ही होता है पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना सर्टनली, लेकिन हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कोई बहुत ज़बरदस्त कामयाबी के साथ सुरखरू होते हुए नज़र आएंगे अपने पहले ही टेस्ट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दूसरी इनिंग में हमारा जो हाल हुआ वो भी शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब हमारा कोई बल्लेबाज टिक ही नहीं पाया। वी हैव सम वेरी बिग नेम्स, वी हैव इमाम, वी हैव द किंग बॉबी, वी हैव शान, वी हैव अदर्स एज वेल, नोबडी वाज एबल टू परफॉर्म। बिल्कुल ठीक है आपने, जो बात है वो बात बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अब्दुल्ला, जो पर्थ की पिच है, जो फोर्थ डे पर थी, हाँ वो थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी बैटिंग करने के लिए, आने के ड्रॉप एंड पिच है। बट आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल बजा है कि अकेले फर्स्ट इनिंग में 199 गेंदे खेलते हैं इमामुल हक, और सेकंड इनिंग में आपकी पूरी टीम जो है वो 200 गेंदे नहीं खेल पा रही है, तो सवाल तो उठेगा। याया, टू ऐड पिच के हवाले से अगर बात हो रही है तो वो तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है इस बात के। वो चौथे दिन तो पिच काफी उसकी बुरा हाल हो चुका था, तो दे वर रिपोर्टिंग इट, और उस पे खेल जो है वो कंटिन्यू किया गया। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट अगर आप अपने खिलाड़ियों से पूछें, जो हसरत और याद की तस्वीर बने हुए थे, वो तो कह रहे हैं कि अनप्लेएबल हो गई थी ये पिच, जिसके ऊपर कभी बॉल ऊपर आ रहा था, कभी नीचे आ रहा था। लेकिन एक्सक्यूज कोई नहीं है, दे आर प्रोफेशनल्स, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर आजम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन अब ये तो नहीं है कि आप जो है वो 200 गेंदे खेले बगैर आउट हो जाए। एक टाइम था कि आप कहते थे कि भाई हमारी टीम जो है वो 20 ओवर की बैटिंग नहीं कर रही है। सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप कम से कम लड़ते हुए तो शिकस्त के दहाने पर जाए ना, आपने तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। तो ये चीजें सारी अपनी जगह मौजूद है। आपके बैट्समैन बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए, और उसके बाद बल्कि सलमान अली आगा तो रन आउट होकर पवेलियन लौटे। ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। आपने जो बात की कि ठीक है, शान मसूद ने कप्तानी को एक्सेप्ट किया, उन्होंने जनाब कहा कि मैं कप्तानी करना चाहता हूं, मुश्किल दौरे के ऊपर फ्रंट पर आए, उन्होंने लीड किया टीम को, बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर मौजूद है वो टीम की सिलेक्शन का भी है। टीम की सिलेक्शन से पहले टीम को मसाइल थे, और फिर हफीज के हवाले से मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हफीज को कम बोलना चाहिए थोड़ा सा। हफीज बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बुलंद बांग दावे कर रहे थे। अभी भी उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच के लिए कहा है कि भाई हम बाउंस बैक करेंगे, हम टफ टाइम देंगे। तो फिर अगर आप टफ टाइम नहीं देंगे, उन्होंने कहा था कि जी आपको यहाँ पर इंटेंट नजर आएगा, मुझे तो बिल्कुल इंटेंट नजर नहीं आया। पहले मैच में तो बिल्कुल ही इंटेंट नजर नहीं आया, तो हम ठीक है, हम भी कोई विक्ट्री नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वही वाली बात कि हम इतना बुरा हाल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। खैर चलें, राइट, हफीज भी काफी प्रोएक्टिव भी हैं, काफी कुछ वादे भी कर रहे हैं। If you want to add, we have a few seconds and then we have to wrap this up. नहीं अब्दुल्ला, मैं यही आपसे सिर्फ ऐड कर रहा था कि हफीज जो बात कर रहे हैं कि हमारे बैट्समैनों का पॉजिटिव इंटेंट आपको दिखाई देगा। डेविड वार्नर को आप देखें, मिचेल मार्श को आप देखें, दोनों हाईलाइट थे ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग में 487 रन तक। फेयरवेल सीरीज है उनकी, तो हमारे बैट्समैन भी इसी तरह खेले, लड़ते हुए खेलें, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को चैलेंज करें, तो अच्छा लगेगा आपको। भले से आपकी टीम जो है वो हार जाए, लेकिन अगर आपके बैट्समैन आंखों में आंखें डालेंगे, जरा चौके शौके मारेंगे, तो अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। Thank you, Have a good day ahead. Okay, so as we say, there's a lot of cricket left, so let's see कि क्या होता है। अच्छा जी, कुछ सियासी बातें हैं, कुछ दीगर मामलात हैं जिन पे गौर करना है। ओके, आपको बताना ये इतनी वैसे खुशी की है अच्छी बात कि इलेक्शन कमीशन ने कल रजिस्टर्ड वोटर्स के अदाद शुमार जो है वो जारी कर दिए हैं, और कदरे हौसला अफजा बात ये है कि ख़वातीन और मर्द वोटर्स में मौजूदा फ़र्क जो है वो पिछले कुछ सालों के मुकाबले में कम हुआ है। सो दैट इज़ वेरी गुड। अब जो फिगर्स हैं
अब्दुल्ला आपको बताएं। मुल्क में मजमूई तौर पर 12,85,85,760 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल वो MCQ वाला सवाल है, आप याद कर लें। हाँ, मैं लिखती जा रही हूँ साथ। ठीक है। मर्द वोटर्स की तादाद है 6,92,63,704। हो गया। ठीक है। खवातीन वोटर्स की तादाद है 5,93,22,056। कितनी मुश्किल से मैंने याद किए। मर्द वोटर्स की शरह 53.87% है, जबकि खवातीन वोटर्स की शरह 46.13% है। इनको राउंड फिगर कर देना, 53% आदमी है, 46% औरतें हैं। खुशाइन बात है कि मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान फ़र्क कम हो रहा है, लेकिन अब भी ये फ़र्क 1 करोड़ के करीब है। 2018 से ही हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ये फ़र्क 1,25,00,000 के आसपास था। 25 लाख जो है वो बेहतर हो गया, मामला माइनस हो गया है। अब ऐसी भी इत्तलात हैं, जो मसला है कि खवातीन बतौर वोटर्स तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन खवातीन की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। एक सेकंड, तो क्या वोटिंग के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं इवन व्हेन यू डोंट हैव अ शनाख्ती कार्ड? पूछते हैं कि कैसा मामला है वो है। आगे? ठीक है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के साबिका कबायली इलाकों की खवातीन के खानदान उनके शनाख्ती कार्ड बनाने में दिलचस्पी नहीं लेते। आई वांट निकाह वगैरह भी रजिस्टर्ड नहीं कराती, उनकी शादियां तो कराते ही हैं ना, सर कुछ भी नहीं कराते। नहीं, उसके बाद फिर बच्चे होते हैं, फिर उनमें भी आपको पता है ना एक फॉर्म होता है, शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, तो मां की कोई आइडेंटिटी है, वालिदैन का निकाहनामा होती है, समझ नहीं आई इस बात की। खैर, अच्छा आगे। खैर, नज़र ये आ रहा है कि इस बार भी इंतखाबी अमल में ख़वातीन की हकीकी नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी, जो किसी भी जमहूरी मुल्क की बुनियाद होती है। सियासी जमातों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की भी ये सर्टली ज़िम्मेदारी है कि सियासी अमल में ख़वातीन की हकीकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। और वो जो हमारी एक परसेंटेज है ना जी, कि जी ख़वातीन के वोट्स इस परसेंटेज या इस तादाद से कम होंगे तो पोलिंग दोबारा होगी, उसको भी ज़रा हमें रीडिस्कस करने की ज़रूरत है कि वो शरह क्या है, वो कितने फ़ीसद होनी चाहिए एटलीस्ट, यू नो, फॉर अ पोलिंग स्टेशन टू बी एक्सेप्टेबल, कि वहाँ से नताइज दुरुस्त। एक जो सवाल पहले था ना, पहले कर लेते हैं। और हमें बाय द वे ज्वाइन किया सलाउद्दीन सफ्दर साहब ने, जो कि टीम लीडर हैं फाफ एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, जो एकदम से हमारे दिमाग में सवाल आया है कि कैन यू रजिस्टर फॉर वोटिंग अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड ना हो? ये कैसे होता है? थैंक यू हुमा। नहीं, शनाख्ती कार्ड जो है वो बुनियादी ज़रूरत है वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप बतौर सिटीज़न रजिस्टर हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तभी आप एज ए वोटर रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का आइन है, वहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान के शहरी होना लाजमी है वोटर रजिस्टर होने के लिए। सो ऑल दोज वुमेन हु आर रजिस्टर्ड एट वोटर्स, उनके पास शनाख्ती कार्ड है, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। तो असल मसला ही यही है, जो जिसे हम जेंडर गैप कहते हैं, जो मर्द और औरत वोटरों के दरमियान जो फ़र्क है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने शनाख्ती कार्ड को लाजमी करार दिया है वोटर रजिस्टर होने के लिए। 2002 में जब हमने पॉपुलेशन सेंसस की बुनियाद पे वोटर रोल्स बनाए थे, तो उस वक्त मर्द और औरत वोटरों के दरमियान फ़र्क जो है वो खासा कम था, तकरीबन 55 लाख का फ़र्क था। लेकिन जब हमने उसे शिफ्ट किया शनाख्ती कार्ड के ऊपर, तो फ़र्क जो है वो अब जैसे आप बता रहे थे कि वो 12 मिलियन पे चला गया। अब अलबत्ता पिछले कुछ अर्से में जो कंसर्टेड एफर्ट्स हुई हैं, मुसलसल कोशिशें कर रहा है इलेक्शन कमीशन नादरा के साथ मिलके, सिविल सोसाइटी के साथ मिलके और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मिलके, तो उसके नतीजे में ये फ़र्क हमें सिमटता हुआ नज़र आता है। और तो वो जो कोशिशें होंगी वो प्राइमरीली तो सबसे पहले शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिशें होंगी ना, टू कन्विंस पीपल कि अपनी फैमिली की औरतों के शनाख्ती कार्ड बनाएं। जी, शनाख्ती कार्ड बनवाएं। शनाख्ती कार्ड ना बनवाने की बहुत सी वजूहत हैं, कल्चरल भी हैं लेकिन स्ट्रक्चरल वजूहत भी हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे नादरा के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स दूर पड़ते हैं। बहुत सी जगह बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद रजिस्ट्रेशन सेंटर्स तक आना अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक दिन की पूरी मजदूरी छोड़ें और जाके अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं। और फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास। अच्छा सलाउद्दीन, ये जो इलेक्शन कमीशन ने कल फिगर्स जारी किए हैं, बेसिकली टू समराइज इट, ये उन लोगों के उन्होंने फिगर्स जारी कर दिए जो उनके पास डेटाबेस में एज नादरा में उनके शनाख्ती कार्ड के सिस्टम में मौजूद हैं, 18 साल से अबव, जो कि पाकिस्तान में मुकीम है, मर्द और ख़वातीन। जी अब्दुल्ला, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ये कि ये लोग हैं जो जिनको वोट डालना चाहिए आइडियली उसूली तौर पर। दैट्स इट। ये वो तमाम लोग हैं जो बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं, इलेक्टोरल रोल्स पे मौजूद हैं और जो आने वाले इलेक्शन में वोट डालने के लिए अहल हैं। जी, वोटर रजिस्ट्रेशन का तरीका कर मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालना चाह रहा था। तो तरीका हमारा ये है कि जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं तो शनाख्ती कार्ड की एप्लीकेशन पे जो फॉर्म निकलता है उसके ऊपर लिखा होता है कि आप अपने किस पते पे बतौर वोटर रजिस्टर होना चाहते हैं, मुस्तकिल पते पे या आर्जी पते पे। वोटर जो है वो जो भी शहरी शनाख्ती कार्ड बनवा रहा है वो जो पता सेलेक्ट करता है,
नादरा जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर देता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का अमला जो है उस डेटा की वेरिफिकेशन करता है, घर घर जाके जो है वो चेक करता है कि क्या ये वोटर यहीं पर रहता है, और उसके बाद वो वोटर जो है वो वेरिफिकेशन के बाद जो है वो वोटर रोल में शामिल कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये बड़ा ऑटोमेट हो चुका है। तो इससे फ़ायदा तो ये हुआ है, बहुत अच्छी बात ये हुई है नादरा के डेटा के ऊपर रजिस्ट्री बनाने से कि हमारे वोटर रोल्स करेक्ट हो गए हैं। पहले बहुत से मसले ऐसे होते थे, तनाज़ात होते थे कि एक नहीं, तो ये जितने हमारे पास 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हैं, नादरा के अमले ने घर घर, वो इलेक्शन कमीशन के अमले ने घर घर जाके चेक किया इनको? हमारे घर तो कोई नहीं। लाजमी नहीं है, लेकिन अभी ये जो पिछले साल जो है असर नौ तजदीद की गई थी वोटर रोल्स की, उसमें डोर टू डोर सर्वे अगेन किया गया था। बहुत सी जगहों पे जो है वो नादरा का इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो खुद गया था और उसने जाके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद। अच्छा, एक और चीज़, ये एडिशन जैसे यंगस्टर जब 18+ हो जाते हैं तो आईडी कार्ड बन जाता है एंड देन दे आर एलिजिबल टू वोट एंड ऑल, ये वो एडिशन हुई होगी तो नंबर्स इतने स्ट्रीमलाइन हुए, या फिर ये हम जैसे खवातीन की बात कर रहे हैं कि दे कुड बी एनी एज लेकिन कभी ज़िंदगी में उनके आईडी कार्ड बने ही नहीं थे, उनकी एडिशन हुई होगी, या फिर ये सब कुछ है? सब कुछ है, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। नए वोटर्स भी आ रहे हैं, ऐसे वोटर्स जो पहले एलिजिबल हैं लेकिन उनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, वो नए शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं, तो वो भी वोटर रोल्स के ऊपर ऐड हो रहे हैं। तो ये दोनों काम जो है वो साथ साथ जो है वो जारी हैं। तो और इसी तरीके से ये हमारी जो पूरी वोटर रोल्स की रजिस्ट्री है वो अभी तकरीबन वो 85 मिलियन के करीब थी 2002 में, 80 मिलियन के करीब, अभी जो है वो 128 मिलियन पे हमारा टोटल जो है वोटर रोल्स पहुंच चुके हैं। तो ये दोनों प्रोसेस वो साथ साथ जारी हैं। अच्छा सलाउद्दीन, अब हम ज़रा प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से हम बिला वजह यही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई फाटा, जो एक्स फाटा के इलाके हैं वहीं पे सिर्फ औरतों को वोट डालने की इजाज़त नहीं होगी, या कल्चरली बहुत से इलाके हमारे पंजाब में मौजूद हैं और दीगर मुल्क में मौजूद हैं जहाँ ख़वातीन को इनकरेज नहीं किया जाता वोट डालने के लिए। क्या इस हवाले से आप लोगों ने कुछ काम किया है, और क्या आपको लगता है कि वो जो शरह है या परसेंटेज या नंबर ऑफ़ वोट्स है किसी भी इलाके से एक नतीजे को एक्सेप्टेबल होने के लिए कि भाई इतने फ़ीसद ख़वातीन वोट अगर नहीं डालेंगी तो ये नतीजा ही नल एंड वॉइड है, उसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है? ये पहली बात तो इसमें अब्दुल्ला जो आप कह रहे थे कि ये जो परसेप्शन है कि सिर्फ कुछ इलाकों में ऐसा होता है, हमारे यहाँ बड़े अर्बन सेंटर्स जैसे कराची में भी, लाहौर में भी हैं जहाँ पे खवातीन के अंडर रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन एक्ट 2017 के जो सेक्शन 47 है वो ये कहता है कि किसी एक हल्के में अगर खवातीन वोटरों और मर्द वोटरों की तादाद में 10% से ज़्यादा का फ़र्क हो तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे पाबंदी है कि वो लाजमी ऐसे इकदाम करे नादरा के साथ मिलके कि खवातीन की रजिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया जा सके। और ऐसे हल्कों में बहुत से अर्बन सेंटर्स भी शामिल हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं, जहाँ पे खवातीन की तादाद, जेंडर गैप जो है वो 10% से ज़्यादा है। अब आ जाते हैं वोटर टर्नआउट पे कि इलेक्शन के दिन जो वोटर रजिस्टर है उन्होंने जाके वोट डालना है, तो उसमें भी बहुत सी पॉकेट्स हैं वो जोग्राफिकली स्पेसिफाइड भी की जा सकती हैं पिछले इलेक्शन के रिजल्ट की बुनियाद पे, जहाँ पे अभी तक ये मसला मौजूद है कि खवातीन जो है दे डू नॉट टर्न आउट टू वोट ऑन द इलेक्शन डे। दे आर रजिस्टर्ड बट दे डोंट टर्न आउट टू वोट। यस एग्जैक्टली। तो ऐसी जगहों के ऊपर जो है वो इसी तरह के जो जीरो टर्नआउट वाले मामला थे, इनसे बचने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में ये सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया कि ऐसी जगह जहाँ पे खवातीन जो हैं वो 10% से ज़्यादा उनके वोट ना निकलें, टोटल वोट अगर 100 डाले गए हैं उसमें से 9 वोट निकलते हैं सिर्फ खवातीन के, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो वहाँ पे इलेक्शन का नतीजा किसी एक पोलिंग स्टेशन पे या सारे हल्के में कलादम करार दे सकता है। ये यूँ तो सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन इसकी एक लूप साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। वो ये है कि 10 औरतों ने वोट डाल दिया तो हम ये समझते हैं कि इलेक्शन इंक्लूसिव हो गया, अब 11वीं औरत का आना ज़रूरी ही नहीं है, उसके लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं करते। तो ये कोटा रखना, रिजर्वेशन रखना, ये एक कम अज़ कम मिनिमम थ्रेशोल्ड कायम करना अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव स्टेप था जो 2017 में हमने किया, लेकिन अब इससे आगे जाने की ज़रूरत है कि वो 10% को मिनिमम थ्रेशोल्ड को ही मैक्सिमम ना समझ लिया जाए कि हमने सिर्फ 10 औरतें ही निकालनी हैं, हमने ज़्यादा औरतें निकालनी है। अब कैंडिडेट्स कोशिश ही नहीं करेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि उस परसेंटेज को बढ़ाने की, कई गुना बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसको जितने वोटर रोल्स के अंदर जितनी शरह है खवातीन की उसके करीब लाने की ज़रूरत है। सलाउद्दीन सफ्तर साहब, सॉरी दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट इंटरेस्टिंग एक तो इन्फॉर्मेशन और बैकग्राउंड भी आपने दी है। women need to come out and definitely use their vote.
इसराइली फ़ौज के गज़ा के रहायशी इलाकों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी हैं। एक रोज़ में 200 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शोहदा की तादाद 19,900 से तजावुज़ कर गई है और अमेरिका कह रहा है कि हम अभी भी मज़ीद असलहा फराहम करते रहेंगे। ऑफ कोर्स वो तो कह रहे हैं कि हमारा बिल्कुल ये काम चलता रहेगा। 52,000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हो गए हैं उधर। और आपको बताएं कि इजरायली फ़ौज ने पीर को गज़ा में 7 फ़ौजी अफसरान की हलाकत की तस्दीक कर दी है। मारे गए इजरायली फ़ौजियों की मजमूई तादाद 129 हो गई है। गज़ा में जंग बंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग एक दिन के लिए मुअख्खर कर दी गई है और वोटिंग होगी आज रात। लेकिन क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? आई वंडर कि बहुत ज़्यादा जिनके पास वीटो पावर है ना वो अपना आराम से फिर आपको पता है अपना वीटो यूज करते हैं और आगे कुछ बात चलती नहीं है। और वैसे ही स्टेटमेंट्स निकल रही हैं कि सेल्फ डिफेंस है इजराइल की, तो लिहाजा और ये भी कह दिया गया है कि ये असलहे की फराहमी जारी रहेगी बदस्तूर इसी तरह। सीरियसली अब हम फुटेज देखते हैं, जो वीडियोस आप लोगों के सामने हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अब क्या जगह उनके पास बची है। मतलब खंडर पे आप मज़ीद जो है ना बम गिराते जा रहे हैं। अच्छा जी, आपको बता दें थोड़ी सी इलेक्शंस की बात, जिस तरह आप कह रहे थे ना कि करनी है तो करनी पड़ेगी तो कर लेंगे। तो इलेक्शन 2024 की इंतखाबी मुहिम में फ्रंट फुट पर जो है अगर कोई जमात है तो वो है कौन? पीपल्स पार्टी। कि मतलब सोच रहे थे कि किसकी बात कर रहे हैं? पार्टी जल्द से जुलूसों के साथ काफ़ी देर से फ्रंट फुट पे है। सियासी मुखालिफिन को बिग सरप्राइज भी दे रही है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती, जिन्होंने ताज़ा इस्तीफ़ा दिया था, कल पीपल्स पार्टी को मुबारक हुए। वो आसिफ जरदारी ने इस मौके पर बलोचिस्तान की तरक्की के वादे भी दोहराए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, मैं पहले कह चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान चली बलूचिस्तान के जोर पर रहेगा। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सरफराज बुख्ती की पीपल्स पार्टी में शमूलियत को सियासी हलकों में बहुत दिलचस्प और रमानी खेज़ अंदाज में देखा जा रहा है, क्योंकि बाप पार्टी के कुछ रहनुमा मुस्लिम लीग नून और कुछ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये पहले भी हमने रिपोर्ट किया था आपको। और सरफराज बुख्ती का कहना है कि पीपल्स पार्टी उनके लिए नई नहीं। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आज मैं उस सरज़मीन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, जिस सरज़मीन ने न सिर्फ जमहूरियत के लिए बल्कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे लिए नई जमात नहीं है। मैं जब पैदा हुआ तो मैं इसी पार्टी में था। साबिर बलोच साहब, आपको ख़ुद सारा पता है कि मेरे वालिद गिरामी ने जब सियासत शुरू की तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सियासत शुरू की और वो मरते दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो अभी तक कोई ठोस माशी एजेंडा या महंगाई में कमी का मौसर प्लान आवाम के सामने नहीं रख पाई है। और अभी तक मियां नवाज शरीफ के गिले शिकवे ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि कल तो वोट को इज्जत दो की जगह वोटर से इज्जत दो का मुतालबा तकाजा करते नजर आए। सुने एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। ज़रा अभी नया नारा है ना, तो हम भी ज़रा कॉम्प्रहेंड कर रहे हैं इसको। पहले भी अपना सुबह में वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया 1999 में। और 2017 में मुझे कभी वहमो गुमान से गुजरा भी नहीं था कि वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फायज़ हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फ़ारिग कर दिया जाएगा। पेशावर से सखर तक हमने जो है वो मोटरवे बना दी, तो सखर से आगे हैदराबाद क्यों नहीं बनाई? जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी? किसने कराची में अमन कायम किया, दहशत गर्दी को ख़त्म किया? और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। टनल हमने बना तो मैंने चित्राल वालों से कहा मैं आपसे पूछूंगा मैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है ना।
अच्छा जी, इलेक्शन सीज़न का ऑफिशियल आगाज़ जो है वो हो चुका है और पहले ये तासुर था कि मियां साहब तमाम केसेस से बरी होने के बाद भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाते दिखाई देंगे और ये भी हो गया। लेकिन नून लीग का अभी तक ड्राइंग रूम की सियासत पर जो है डिपेंडेंसी वो हमें ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है और हैरान कुन भी है, बिकॉज दे शुड हैव गॉन ऑल आउट बाय नाउ। सुहेल बड़ाइत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़िये इनके बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं हमेशा से ही। बड़ाइत साहब, इलेक्शन स्केड्यूल आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हद तक ये तय कर दिया है कि डेट तो फिक्स्ड है, डेट जैसे कहते हैं तारीख तय हो गई है और इसके बाद सियासी जमातों में बड़ा जोशो खरोश भी नज़र आ रहा है। मियां नवाज शरीफ को देखें तो वो मुझे क्यों निकाला वाली बात दोहरा रहे हैं, बल्कि अब तो वोटर्स से भी शिकायत कर रहे हैं कि काम नवाज शरीफ करे और वोट किसी और को। तो आपको लगता है कि इन शिकायतों के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा या इनमें अभी भी दमखम बाकी है, वोटर को अब भी दिलचस्पी होगी इनकी ये बातें सुनने में? नहीं, ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ देखें वो चाहते हैं कि उनका बयानिया इतना ज़ोरदार हो कि वो जो पीटीआई का बयानिया है उसको बहा दें और वो इसीलिए वोटर से एड्रेस कर रहे हैं कि मैं काम करता हूं और दूसरे काम नहीं करते तो इसलिए मेरी तरफ मुतवज्जो हों। लेकिन होता यह है कि पंजाब के अंदर जो है तो मज़लूमियत जो है वो बड़ी पॉपुलर होती है और हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की मज़लूमियत पॉपुलर रही, फिर हमने देखा कि नवाज़ शरीफ की मज़लूमियत बड़ी पॉपुलर रही और जब से इमरान ख़ान जो हैं वो एंटी अमेरिकन और मज़लूम बने हैं तो उनकी मज़लूमियत भी जो है वो बहुत सर चढ़ के दौड़ रही है। लेकिन हमने देखा है कि देहात के अंदर जो है वो आम तौर पर ये जो मज़लूमियत है ये इतना काम नहीं करती, वो उसका एक ख़ास परसेंटेज होता है जिस हद तक लोग उसको वोट देते हैं पार्टी को। बाकी जो हैं वो देखते हैं कि अगला इक़्तिदार किसके पास आ रहा है। शहर के अंदर जो मिडिल क्लास होती है वो पार्टी के मुताबिक वोट देती है, वो अब भी मेरा ख्याल है पार्टी बेसिस पे वोट देंगे अगर वो निकले तो। राइट। अच्छा, ये भी बताएं कि जहाँ ये तासुर आम है कि मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन में बड़े नताइज देती नज़र आएगी, वहाँ बलूचिस्तान में एक ट्विस्ट कह लें आप वो नज़र आया है और वो ये है कि सरफराज बुगटी समेत बड़े अहम नाम हैं जो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी में ले गए। तो अब सूबे और नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर ये जंग चल रही है कि आइंदा जो हुकूमत है उसमें नून लीग जो है वहाँ से कितनी सीटें ले सकेगी और पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो पंजाब से 6, 7, 8, 10 सीटें ले ले, सिंध से जो है 40 सीटें ले ले या 10 सीटें कराची से भी ले ले। तो इस तरह वो चाहते हैं कि 65-70 की जो है उसकी रेंज में आ जाएं ताकि नून लीग के पास कोई रास्ता ना रहे कि उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाए। तो इसलिए वो एफर्ट पूरी कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी लोग इलेक्टेबल जो हैं उनके पास आ जाएं और वो इलेक्टेबल सीटें जीत के पीपल्स पार्टी के जो साथ खड़े हो जाएं। अच्छा बड़ाइत साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के चांसेस का इन्हिसार इस पर भी बहुत है कि तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में पोजीशन क्या होगी। अगर बल्ले का निशान इनके पास रहे तो भी उम्मीदवारों में वाज़ेह अक्सरियत वकला की होगी। आपको लगता है कि नई क़यादत पार्टी को इकट्ठा भी रख पाएगी और इकट्ठा नतीजे दे पाएगी, ये सलाहियत नज़र आती है इनमें? देखें, वही मैं जो पहले अर्ज़ कर रहा था कि बड़े शहरों के अंदर तो पार्टी वोट होता है और वो पार्टी वोट आपको नज़र भी आएगा ख़ास हलकों में। मसलन लाहौर में गुलबर्ग है, इकबाल टाउन है, जहाँ जहाँ मिडिल क्लास रहती है या डिफेंस है या अपर मिडिल क्लास रहती है, वहाँ तो हमें नज़र आएगा कि पीटीआई जो है वो मौजूद है। लेकिन अब वार्ड सिटी है या ग्वाल मंडी है, वहाँ क्या पीटीआई इतनी पेनिट्रेट कर चुकी है, इसका अभी तक कोई हमारे पास सबूत तो नहीं है। ये ज़रूर नज़र आता है कि पीटीआई हर जगह मौजूद है, लेकिन कितनी मौजूद है, क्या वो इलेक्शन के रिज़ल्ट पुराने जो है बिल्कुल उनको उलट देगी, इसका अभी जो है कोई वाज़ेह सबूत नहीं नज़र आया। तो लेकिन पीटीआई ज़ाहिर है शहरों में मौजूद है, जब वकला जो हैं वो इसको लीड करेंगे
तो वकला के पास ज़ाहिर है ऐसे वकला होने चाहिए जिनके पास वसाइल भी हों, जो पैसे भी खर्च करें। इलेक्शन जो है उसमें जो पैसे ना खर्च करें वो भी ज़्यादा कामयाबी नहीं हासिल करता। आपको 300 350 पोलिंग स्टेशन जो हैं एक MNA को उनका इंतज़ाम करना होता है, और कुछ ना भी करें तो ये क्या वो कर पाएंगे, ये सवाल बहरहाल मौजूद रहेगा। Remains to be seen। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल बराज साहब फॉर बीइंग विद अस एंड एक्सप्लेनिंग। बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं और रोज़ ही कुछ ना कुछ चीज़ें तब्दील भी हो रही होती हैं। सो थैंक यू फॉर पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। अच्छा, आपको पता है कि साल की बिल्कुल ये एंडिंग ही चल रही है, आप क्या 10 दिन ही रह गए हैं, तो हम बहुत सी चीज़ें राउंड अप कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स थे, ख़ास तौर पे फुटबॉल, जिसमें वैसे तो हम इतने साल गुजर गए, वी नो आवर लव एंड पैशन फॉर फुटबॉल, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन इस साल लगा थोड़ी सी हलचल हुई। अच्छा, जब से अनबैन किया फीफा की तरफ से पाकिस्तान की टीम को, उसके बाद डायस्पोरा प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई, कुछ टीम मैनेजमेंट भी बेहतर हुई है। जो डुअल नेशनल पाकिस्तानी थे, दुनिया के तमाम मुल्कों में होता है कि आप अपने अपने मुल्कों की टीमों के लिए खेलते हैं, उन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल का हिस्सा बने, उसके बाद एक वाज़े बेहतरी नज़र आई। सो हम ये राउंड अप करेंगे। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर फुटबॉल तो मकबूल है, सड़कों गलियों ग्राउंडों में खेला जाता है, लेकिन आलमी सतह पर हमारा कोई ऐसा नाम था नहीं, ना है एज सच अभी भी। सहूलियात की कमी कह लें, सियासी मुदाखलत कह लें, हाल हमारा ख़राब ही था। अब साल 2023 इख्तिताम को पहुँच रहा है, तो हमें इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की तारीख का अब तक का ये बेहतरीन साल रहा। और जब हम आपको कुछ बताएंगे कि क्या क्या हमने किया, 2-4 चीज़ें, तो ये लगेगा नहीं कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बट लिटरली फॉर आवर पैशन फॉर फुटबॉल ये इतना भी कर लिया, ये एग्जैक्टली बहुत बड़ी। तो जहाँ बहुत कुछ हुआ, जैसे कि पाकिस्तान कंबोडिया को हरा कर पहली मरतबा आलमी कप क्वालिफायर्स के अगले राउंड में पहुंचा, और वहीं हमारी ख़वातीन की टीम ने ताजिकिस्तान को ओलंपिक्स क्वालिफायर में हराया, और अंडर 19 वालों ने जनूबी एशियन चैम्पियनशिप में सबको पीछे छोड़ दिया। तो ये बिग और स्मॉल, ये बड़े स्टेप्स हैं। फाइनल तक भी पहुंचे। हाँ, ये भी नए खिलाड़ियों, नई मैनेजमेंट और नई अप्रोच ने पाकिस्तान फुटबॉल को बदला है। उम्मीद है कि सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस पे हमारे पास 2 मेहमान होंगे, एक तो खवातीन फुटबॉल की रिप्रेजेंटेशन और फिर मर्दों की टीम से भी बात करेंगे। अच्छा, खवातीन फुटबॉल में मारिया खान हमारे साथ हैं, हु इज़ आवर कैप्टन विमेन फुटबॉल टीम, और मारिया खान ने हमें ज्वाइन किया है, जो पाकिस्तानी कौमी फुटबॉल टीम के player hain. Welcome to you, Maria, and good morning, Maria. We would like to start with you. It's been since August 2022 that you have been a part of this team. And this year we have seen some great improvements, some important wins as well. How have you seen things evolving in Pakistan football? Yeah, so Assalamu alaikum. Thank you so much for having me. So yeah, I think this past year, since the ban got lifted last year in 2022, there's been some amazing developments, in regards to national team activities. Obviously, there's a lot of things that, everyone knows need to be improved on a domestic level, such as leagues for both men and women. But I think from a national team perspective, I think both men's and women's team have been able to accomplish some amazing things and just generate the right type of attention within the country. So yeah, it's been, I think, a really good year for both men and women. Alhamdulillah. Lovely. What we want to understand, Maria, is that how what has caused this improvement? Exactly, what has changed? Okay, so the ban was lifted, but there is a different level of seriousness that we see amongst the players as well. Yeah, so I think, with the national team activities being reinstated and, both men and women are able to compete internationally, there's something for, young kids to look up to, right? So before, if we were playing domestic football, there necessarily wasn't anything from an international point of view to look forward to. Now the kids say, oh, I want to be, like the national team players that we see in the men's team, or you have little girls saying, oh, I want to be, like the national team players that we see in the women's team, right? True. So there's kind of that dream that's lying there now, since we've been able to return and actually perform at an international level.
Alright, Maria, we'd also like to ask you a few more things, but हसीब आपके पास आएंगे और आपसे भी यही जानेंगे कि क्या तब्दील हुआ. Basically, we want to understand कि क्या अप्रोच में तब्दीली थी. डायस्पोरा प्लेयर्स भी आए, you know, टीम का हिस्सा बने, उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त थी. वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था या मैनेजमेंट की बेहतरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था? क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कुछ मुस्बत खबरें सुनते हैं पाकिस्तान फुटबॉल से मुताल्लिक़? जी अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्चुअली जब 2022 में नेशनल टीम वापस रिज्यूम हुई तो द फर्स्ट प्रेजेंटेशन मीटिंग जो थी दैट वाज अबाउट उसमें जो हमने एम सेट किया था वो 2023 के लिए प्रिलिमिनरी वर्ल्ड कप क्वालिफायर को जीतना था अगेंस्ट कैम्बोडिया. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोसेस ऑलमोस्ट 13 मंथ्स बिफोर द मैच वो शुरू हुआ और अलॉन्ग द कोर्स हमने बहुत सारे मैचेस खेले. अपसेट्स भी थे, प्रोज एंड कॉन्स, अप्स एंड डाउन्स थे और उसके बाद आफ्टर वी वन द वर्ल्ड कप प्रिलिमिनरी वर्ल्ड कप क्वालिफायर तो उससे एक हिस्ट्री बनी और हमने ये देखा कि आफ्टर वी क्वालिफाइड लोगों में एक जुनून पैदा हुआ, एक होप पैदा हुआ कि पाकिस्तान भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म कर सकता है. और सेकेंडली 8 सालों बाद इंटरनेशनल फ़ुटबॉल पाकिस्तान में वापस आया और हमने इस्लामाबाद अपने होम में मैच खेला और अपने होम में मैच जीता. Which is why I think बहुत सारे लोगों में एक पैशन पैदा हुआ है and I think now you know people are looking forward. देखें आपने खेला, पैशन तो पैदा हुआ, लेकिन वो खेल के बेहतर परफॉर्म करने तक का सफ़र हम जानना चाहते हैं. क्या वो तो अब आप लोग खेल रहे हैं तो पैशन बच्चों में पैदा हो रहा है ना. वो इस परफॉर्मेंस में बेहतरी के क्या फैक्टर्स हैं? We want to understand that too. Well obviously initially तो परफॉर्मेंस you know it is a process. तो initially जब रिज्यूम हुआ तो ऑब्वियसली यू डू नॉट एक्सपेक्ट समवन कि वो यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके इंटरनेशनल मैचेस पे बेहतरीन परफॉर्म करेगा. सो एक प्रोसेस के साथ साथ हुआ. देन सेकेंडली द अराइवल ऑफ सर स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, ही वाज आल्सो अ मेजर फैक्टर. जी बिल्कुल. उन्होंने प्रीवियसली इंडिया के साथ भी काम किया है एंड ही वाज समवन जिन्होंने ये सिचुएशंस पहले भी देखी हैं. ही इज समवन जिन्होंने इंडिया के साथ भी प्रिलिमिनरी वर्ल्ड कप क्वालिफायर इंडिया को भी जितवाया एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. So he's someone who knows how to get the results and he knows how to push the players and how to you know put them in a system that will work. So I would say that a huge credit goes to him as well. Bilkul, the right guidance from the coach and the management goes a long way, and we have witnessed that with the men's football team. Maria, what about overseas Pakistanis like yourself as well? What attraction do you find being a part of the Pakistan national team? Obviously, there are other choices that one would have. You are also a part of a league in Saudi Arabia. What attracts you to be a part of the Pakistan national team, which is really pride, and which is really you know in the making at the moment? As we continue, you know, this journey on growing football in Pakistan, we really have to remove this concept of diaspora Pakistanis doing, like, at the end of the day, we're all Pakistanis and we're all proud to be able to have the opportunity to represent our country, right? So anytime I'm, you know, representing my club, I'm still playing for Pakistan, right? Because I want to give Pakistan the best reputation in the football world to say that we have strong, competitive, reliable, and consistent athletes. So, you know, as much as, you know, I've had a different childhood than some of my teammates, again, it's not to say that, you know, I'm not, you know, I want to represent Pakistan because I am Pakistani, right? And I think, again, it's really important that for both men's and women's football that we continue to deliver this message and we remove this concept of diaspora, local players, because when we're all on that field on that day for the game and listening to the national You're all Pakistanis and we as spectators or viewers are all cheering for you as well as one Pakistan team. But I'm sure this must be a process as well, Maria. So over the, you know, was it easy for the diaspora players? We also want to understand that, and local players to, you know, like being, to gel together and, you know, work together as a team, or it took time?
So, I mean, anytime you put a new group of players together, Indeed. whether they're from the same, you know, lived in the same country or living in separate countries, it takes time, right? You see this with national teams across the world, right? National teams across the world, all of their players are playing in different countries, in different leagues, and then they have 3 days to get together before a friendly that they might play during the FIFA window. So, yeah, it's something that's definitely going to take time. And has taken time, but I think now that we're a year in and, you know, we have kind of our core group of national team players, we've been able to really build a strong relationship that is not just on the field, right? And that's also giving results, I'm sure. That goes a long way. Haseeb, finally ये भी बता दें कि 2024 is just around the corner now. तो क्या matches, क्या tournaments हैं that we can look forward to and talk about it on this platform as well, क्योंकि अब जब आप लोगों ने इतनी मेहनत कर ही ली है तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले and we are going to, you know, keep this talk more about football. जी बिल्कुल. Currently तो पाकिस्तान men's team is playing in the World Cup pool, the qualifying pool. So we have matches in March against Jordan and then आगे July में I guess FIFA window है either June or July, and we will be playing Saudi Arabia in that. So we have home and away matches, and we have played against Saudi in their home, and we have played Tajikistan in Islamabad in November. So hopefully before the next match against Jordan, हम लोग maybe unofficial matches we might play them in January, maybe camp वापस लगे. So we are not sure about it. However, we have reports कि maybe there are expectations के एक ऑफिशियल मैच से पहले we might arrange a few friendlies और हम वो खेलें. Maria, what are you looking forward to in the next year for the women football team? I think again just looking forward to, you know, getting together with the girls and representing Pakistan during the FIFA windows. And I think, you know, for both men's and women's, I think we're both just looking forward to continuing to make history and also make football the leading sport in Pakistan. Is there any particular event or tournament or match that you girls are aiming for? Yeah, so we have actually the SAF games will be coming up. The SAF championship will be coming up in 2024. So I think that's a real important target for us to see how much we've grown in the past couple of years. Wonderful. Good luck for that. Zabardast. Thank you so much. And Haseeb Khan. बहुत शुक्रिया आप दोनों का और you guys keep performing and we'll keep talking about it. अच्छा, ये बड़ी ख़तरनाक किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं एंड वी वांट टू टॉक अबाउट इट. नाकिस गैस सिलेंडर्स घरों, दुकानों, मार्केट्स में जानलेवा बम साबित हो रहे. कुछ ऐसी मटेरियल से आजकल बना रहे हैं या कुछ ना कुछ हो रहा है जहां वो अनएक्सपेक्टेडली, जहां आप उसको खुद भी आपको बहुत एहतियात करनी है. ऑलवेज कीप एन आई कि आपका सिलेंडर कहीं नीचे से ऊपर से लीक तो नहीं हो रहा, उसके डैमेज ना हो, बहुत जंग आलूद ना हो. फिर आजकल अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड थोड़े से वैसे अपनी जान से ज़्यादा तो अजीज़ नहीं होना चाहिए कुछ भी. फाइबर के बने हुए इनएक्सप्लोरेबल जो हैं वो सिलेंडर्स भी आ रहे हैं जो कहते हैं कि निस्बतन ज़रा सेफ़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है. कराची समेत दीगर शहरों में भी सिलेंडर फटने के वाक़यात मामूल से रिपोर्ट हो रहे हैं. कल कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके में ज़ख्मी नहीं हुए, 3 अफराद जान से चले गए, 1 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हुए, घर को भी नुकसान पहुँचा. SSP आरिफ असलम ने वाक़े की तफसीलात कुछ यूँ बताई. सिलेंडर्स जो हैं वो सुजुकी में आए थे, तो सुजुकी से जो गैस सिलेंडर थे वो जब दुकान की तरफ शिफ्ट किए जा रहे थे उस वक्त शिफ्टिंग के दौरान जो है वो किसी में एक गैस सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसकी वजह से दुकान में मौजूद बाकी सिलेंडर्स में भी धमाके हुए. उस वजह से ये दुकान जो है वो उसको नुकसान पहुंचा. और ये दुकान जो थी ये एक 2 मंजिला रिहायशी घर है जिसके एक अहाते में ये दुकान कायम की हुई थी. तो वो घर जो है 2 मंजिला उसकी इमारत है वो गिर गई है. सोचें ज़रा, मतलब एक सिलेंडर फटने से फिर क्या क्या एक रिपल इफेक्ट आगे क्या होता है. और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये बहुत बार हो चुका है इधर. इनफैक्ट चंद दिन पहले आपको बताएं कि कराची ही में आयशा मंजिल पर मार्केट में सिलेंडर ही आग लगने की वजह बना था. ये हम कुछ आपको विजुअल्स बता रहे हैं. उसमें भी कीमती जानें ज़ाया हुई थी. इस वक्त कराची समेत मुल्क भर में गैस की शदीद किल्लत है.
यू नो आई बीन यूजिंग सिलेंडर माई सेल्फ फॉर मंथ्स नाउ। जब से मौसम थोड़ा सा तब्दील हुआ है, एक लम्हे के लिए वैसे मैंने आई ऑलवेज वंडर कि आप किस तरह ये कर रहे हैं। क्या करूं, मैंने वो फाइबर का प्लास्टिक का सिलेंडर रखा हुआ है, बस पैसे बह रहे हैं और हर वक्त धड़का भी लगा रहता है, लेकिन यू नो तो लाइफ हैज टू गो ऑन भी लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि अगर हम अपनी लाइनों में गैस सोचे ना कि आ रही है, वो तो अब एक ख्वाब बन गया है। बहुत से इलाके हैं जहाँ नहीं आ रही, तो आवाम जो है, और जिस तरह अब्दुल्ला आप भी जिक्र कर ही रहे हैं कि मजबूरी में सिलेंडर खरीद रहे हैं। पता है क्या, सिलेंडर और नो सिलेंडर का मसला नहीं है, ये जो मेंटेनेंस क्वालिटी है, पूरी दुनिया में सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, मयारी और नॉन मयारी का मसला है। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ गैस इस तरह इस्तेमाल हो रही है, बहुत से मुल्कों में होती है, ज़्यादातर में ऐसी ही होती है। इसी पर बात करेंगे, इमरान गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान ओगरा के। इमरान साहब, गैस सिलेंडर जो है वो मुख्तलिफ हादसात की वजह बन रहे हैं, मुतादिद रिपोर्ट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, ये सब नाकिस सिलेंडरों या सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। ओगरा ने इस मामले पे कोई गौर ख़ौस किया है, कोई तशवीश है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज आपने अपने प्रोग्राम में लिया है, एंड आई थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव। जी बिल्कुल, हमने सेफ्टी पे आपने देखा होगा पिछले साल से हम एक कैंपेन कर रहे हैं सेफ्टी के ऊपर, और पैमरा के थ्रू हमने सारे चैनल्स के ऊपर पब्लिक सर्विस मैसेजेस पे चलाए हैं कि सिलेंडर्स का इस्तेमाल कैसे करें, और नॉट ओनली सिलेंडर्स बल्कि आपके जो नॉर्मल गैस के जो हीटर्स हैं, ये जो गैस जो इंडिजिनस गैस है, इसको आपने बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि विंटर्स आ गया है तो हमारे 2-3 चीज़ों पर हम बात करते हैं। एक तो ये कि येस, we are cognizant of this and we are taking whatever possible in our capacity to take actions against the violations to create awareness among general public। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक आध महीने पहले हमने वो 8-10 अखबारों में स्पेशल रिपोर्ट्स भी छापी थी, जिसमें जंग न्यूज़ में भी थी। सो हम ही कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस्तेमाल की, म्यारी और गैर म्यारी सिलेंडर्स की। देखिए, ओगरा की वेबसाइट के ऊपर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सिलेंडर्स के, वो वहाँ मौजूद हैं, और जाहिर है कि जो कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं गैस सिलेंडर्स, जो हमारे लाइसेंसीज हैं, वो कतन गैर म्यारी सिलेंडर्स यूज़ नहीं कर सकते, और अनवक्तन फ़वक्तन उनको चेक भी करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ छोटे सिलेंडर्स होते हैं जो मार्केट में मिल रहे होते हैं। अब वो उसका इशू ये है कि वो बिल्कुल भी गैर मेयारी होते हैं, और वो हमारा एक्चुअली हमारे एम्बेट में नहीं आते। अब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम करते ये हैं कि हम जहाँ भी हमें इत्तला मिलती है, और हम हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन इन इलाकों में जाती भी हैं। अभी कराची में हमारे ऑफिस बड़ा एक्टिव है, वो जा रहा है, लाहौर में है, गुजरावाला में है, जहाँ जहाँ ये चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, वो जाके डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके हम वहाँ पे इंस्पेक्शंस करते हैं और बाकायदा FIRs काटते हैं। अभी पिछले दिनों हमने गुजरावाला में इंस्पेक्शन की, चेयरमैन साहब खुद गए, लाहौर गए, गुजरावाला गए, कराची में गए, और अब देखें चेयरमैन, ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन खुद जा रहा है इन चीज़ों पे। तो येस, वी आर कॉग्निजेंट, एंड हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ मिल के ही एक्शन ले रहे हैं, और हम FIRs भी करते हैं। अब फिर कानूनी प्रोसेस है, फिर वो ज़्यादा जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं और वो प्रोसेस करते हैं, बट वी आर डूइंग। अब हम बात कर लेते हैं इस्तेमाल की। अब जो सर्दी आ रही है, हादसात होते हैं 2 वजह से। एक तो गैर म्यारी सिलेंडर, लेकिन जो LPG है ये बेसिकली हैवी गैस है, और जब वो लीकेज होती है तो वो बैठ जाती है, नीचे नीचे चलती है। तो इसका रेगुलेटर, इसकी लीकेज, इसके ऊपर बहुत एहतियात करनी है हम सब ने, और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ करें। और दूसरी बात यह है कि जब आप सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसका एक बाकायदा वेट है, वो आपने देखना है कि क्या उस वज़न का वो सिलेंडर है, तभी आप लें। अदरवाइज़ वो अगर वेट उसका सही नहीं है तो आप प्लीज़ मत खरीदिए। 2 पैसे अब ज़्यादा लगा लें, लेकिन अपनी और अपने बच्चों की जान से मत खेलें। ये मेरी दरख्वास्त है आपकी साथ से तमाम ऑडियंस से। और अब कोई और सवाल है तो प्लीज़ आप पूछिए, आई एम हियर टू रिप्लाई। जी ये बताइएगा इमरान साहब कि गैस की शॉर्टेज से ज़ाहिर है सभी मुतासर हैं, और बड़े शहरों में तो लोगों ने एक और हल भी निकाला, वो जो पंप लग जाता है
जो खींच लेते हैं शुरू के इलाकों में जहाँ पे आती है। और इनफैक्ट बहुत से लोगों का कहना है कि वो कमी है ही इसलिए क्योंकि वो कंप्रेसर कह लें, पंप कह लें, वो एक मशीन बेसिकली कही जाती है, वो घर लोगों ने लगाई हुई है, और जिस स्ट्रीट में या गली में वो लगी हो तो फिर और किसी को नहीं वो गैस पहुंचती। वो नहीं मिलती। वो सारी बाकी जो दूर इलाके हैं उन तक कोई तरस जाते हैं गैस देखने के लिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक इलीगल प्रोसेस है और ये इलीगल काम है और इसके ख़िलाफ़ बाकायदा कानूनी कार्रवाई मौजूद है गैस लॉ में। और सुई कंपनीज़ जाके जहाँ ये प्रेशर का इशू होता है वो जहाँ पे इंस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि घर के अंदर ये चीज़ें लगी होती हैं और बाज़ोकात वो जब जाते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो इधर उधर कर देते हैं। ये इलीगल है और अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जो भी कंप्लेनेंट हैं, इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग, वो SNGPL या SSGC के उनके जो हेल्पलाइन हैं उन पर दरख्वास्त दें। हमें आप भिजवा सकते हैं हमारी हेल्पलाइन के ऊपर दरख्वास्त, तो वी कैन आस्क देम टू टेक एक्शन, लेकिन समबडी हैज़ टू बी देन आइडेंटिफाई। देखें बात ये दरख्वास्त दे के फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर जब वो कंपनीज जाके छापे मारती हैं जाहिर है तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तो वो एक एम्बैरेसमेंट क्रिएट होती है। तो अच्छा एक और चीज़ जो कि आपने भी शायद नोटिस की हो, बहुत वायरल हो रही है, जो देख के ही हम खौफजदा हो जाते हैं कि बड़े बड़े समझे प्लास्टिक बैग, शॉपर बैग टाइप जो होते हैं थोड़े से ह्यूज, और उसमें गैस भर के लेके जा रहे हैं और वो ऑलरेडी मतलब वो तो फट सकती है किसी मोमेंट भी, और फिर वो जहाँ रखी होती है पत्थरों के ऊपर, मोटरसाइकिल पे जा रही है और वो चेपियां भी लगी हुई हैं उसके ऊपर। मतलब वो एक डिजास्टर जो है वो मूव कर रहा है इधर से उधर, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये किस तरह हो रहा है? देखें आप लोग भी मीडिया से हैं और हमें भी इस दश के सयाही में उम्र गुजर गई है। ये पिछले साल एक वाक़या हुआ था पेशावर में, जहाँ पे फिर हमारी टीम्स गई, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिल के एक्शन लिया, FIRs कटवाई, वो बाज़ारों में दुकानों को सील किया। पिछले साल ये वाक़या हुआ था और हमने पूरा एक्शन लिया। उसके बाद ये नहीं हुआ, अभी पिछले दिनों दोबारा ये एक चीज़ सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया के थ्रू कि ये हो रहा है। तो अब ज़ाहिर है वो डेट वहाँ पे नहीं लिखी होती, लेकिन हमारी टीम्स जो हैं वो फिर वहाँ पे गई और वहाँ पे किसी किस्म का कोई इस तरह की चीज़ होती है तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, पुलिस उस पर फौरी एक्शन लेती है, हमारे लोग भी जाते हैं। सो सच ये बहुत खतरनाक है और खुदारा अगर लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि अब ये नहीं होता और ये फुटेज जो हम देख रहे हैं ये पुरानी है? ये पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम्स गई और फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और फिर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पास की कि ये ऐसा हुआ तो FIRs कटेंगी, और एक्चुअली FIRs कटती हैं। हम लास्ट ईयर जब हम गए थे तो ये जो FIR का आपने इससे पहले भी इमरान साहब तस्करा किया, गैर मयारी सिलेंडर बनाने वाले हैं इस तरह, ये FIRों का उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है आपको? इसके रुझान में कमी नज़र आ रही है? चलें सिलेंडर्स की बात कर लें, ये तो एक आध वाक़या है ना, ये आपके मुताबिक दोबारा हुआ भी नहीं, आपने चेक भी कराया, लेकिन गैर मयारी सिलेंडर जो फ़रोख्त कर रहे हैं या जो इस्तेमाल कर रहे हैं, FIRों से कोई फ़र्क पड़ता है? और कितनों के खिलाफ काट लेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। आई एग्री विद यू। देखिए ये एक ऑगरा जो है ये एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन आर्म्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं। तो हम ये डिस्ट्रिक्ट चीफ सेक्रेटरीज के थ्रू हम ये हर महीने इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि प्लीज़ इसको आप देखें। और हमारी इन्फोर्समेंट माशाल्लाह लाहौर में, कराची में, कोयटा में हमारे जो लोग हैं, दो इतने ज़्यादा नहीं हैं बट स्टिल दे गो आउट और ये एक्शन लेते हैं। कुछ फ़र्क पड़, पिछले साल से जब हमने मुहिम शुरू की है तो इंडीड फ़र्क पड़ा है, लेकिन अगेन जाहिर है कि इसमें हमें लोगों का भी ताउन चाहिए, हमें मीडिया का ताउन भी चाहिए, हमें पुलिस का ताउन भी चाहिए और हमें जुडिशरी का भी ताउन चाहिए कि अगर कोई इस किस्म का केस आता है और आपको आगाही मुहिम भी और बेहतर तरीके से चलानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि एक गैर मयारी सिलेंडर या सिलेंडर की लीकेज, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए जो अर्बन सेंटर्स में रहते थे उनके लिए सिलेंडरों का इस्तेमाल एक नया फिनोमेना है, क्योंकि हम लोग जो पाइपलाइनों में गैस हैं उसी के साथ बड़े हुए हैं। और उसके बाद दुकान से जो सिलेंडर मिल जाता है तो आपकी एक अजम्पशन होती है कि वो बिल्कुल ठीक ही होगा और आप घर ले जाते हैं।
जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इसके ऊपर हमने अभी लास्ट मंथ भी काम किया हुआ है, हम कर रहे हैं। हम ऑन साइट भी जाते हैं। अभी आई थिंक 15-20 दिन पहले हमारे चेयरमैन और हमारी टीम कराची में थी और दे वेंट ऑल जहाँ पे जो सिलेंडर्स बिकते हैं उसके वहाँ पे उन शॉप्स पे भी, उन एरियाज़ में भी गए हैं। सो हम कर रहे हैं इसके ऊपर, वी आर कॉग्निजेंट, और हमें आपका भी ताउन चाहिए, सपोर्ट चाहिए ताकि लोगों में ये आ गई हो। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें घरों में जब ये, अब क्योंकि गैस के जैसे आपने कहा प्रेशर नहीं है, कभी आता है फिर बीच में बंद हो जाता है। नहीं सर, आती ही नहीं है हमारे यहाँ तो आती ही नहीं। कुछ जगहों पे तो नहीं आती, कुछ पे आती है। और साथ साथ सर ये भी बता दें कि ये गैस की लोड शेडिंग के हर जगह डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, कभी तो घंटों नहीं आती, तो वो लोड शेडिंग चल रही होती है या क्या हो रहा होता है? देखिए अगेन जो हमारे पास पाकिस्तान में इंडिजिनस गैस है वो इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, डिमांड ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो वो जाहिर है कि कंपनीज फिर वो टाइमली देखती हैं कि ताकि सबको एक अप्रोप्रिएट टाइम पे, खाने के टाइम पे सुबह दोपहर शाम मुयसर हो। लोड मैनेजमेंट भी कंपनीज करती हैं, ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, वो भी देखती है, हम भी देखते हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जो मिनिमम बेस्ट रिसोर्सेज में चीज़ें हो सकें वो हम करें। लेकिन मेरी इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि घरों में गैस डिटेक्टर अलार्म्स मिलते हैं, ये अब गूगल कर लें, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ले लें, वो घरों में ज़रूर इस्तेमाल करें। बिकॉज एटलीस्ट आपको अगर गैस लीकेज कहीं हो रही है, ज़ाहिर रात को अपने जलता छोड़ दिया, अब बहुत सारे मुलाजिम होते हैं, याद नहीं रहता, कोई लीकेज हो रही है, तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छा टिप तो आपने वैसे इमरान साहब अच्छी दी है, लेकिन जो लोग थैलों में लेके जा रहे हैं गैस, अलार्म क्या लेंगे? उनको अलार्म हम कैसे प्रमोट करेंगे? इन एनी केस दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। करेंगे ज़ाहिर है। इमरान गज़नवी साहब तर्जुमान उगरा हमारे साथ मौजूद थे। दोज़ हू कैन अफोर्ड, यू नो, अलार्म इतना महंगा नहीं है, आप लगाएं, इट वर्क्स। और प्लीज़ जब लोड शेडिंग हो रही होती है, अगर आपको औकात नहीं समझ आ रहे हैं व्हाटएवर, मेक श्योर जब आपका काम खत्म हो जाए चूल्हे पे तो आप उसको बंद करें, पीछे से बंद कर दें। और खासतौर पे आजकल तो हीटर्स भी, आपको पता है ना कि वो चूल्हा नुमा हीटर होता है जो कि बहुत वैसे तो डेंजरस है। That is it for today. We're going to see you tomorrow then. Have a great day. Bye.